everyone, hope you all are doing good in your studies। तो आ गया है पार्ट 20 BFUHS स्पेशल इंपॉर्टेंट MCQs। सो अगर आप मेरी ये सीरीज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस जाके मेरी देख सकते हैं। और अब हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरे से ये PDF चाहिए, इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs हैं जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है और आपके BFHS के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वो मेरे से PDF बाय कर सकते हो, जिनमें आपको 500 से अबव क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। MSN से, ऑब से, फंडामेंटल से, साइकेट्रिक से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपको वो बाय करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप मेरे से PDF बाय कर सकते हैं। और अगर आपको अब 1 मंथ में मेरी पर्सनल असिस्टेंस में पढ़ना है तो आप वो भी मेरे से पढ़ सकते हैं। उसमें मैं आपको गोल्डन पॉइंटर्स दिया करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टॉपिक्स तो प्रॉपरली हो नहीं सकते बिकॉज 1 मंथ है, उसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना पड़ता है। 2 मंथ्स पहले ही आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ती है। सो अगर कोई बच्चा पर्सनल असिस्टेंस में विद गोल्डन पॉइंट्स लेना चाहता है तो वो 299 में आप मेरे साथ मिल सकते हो और अपनी स्टडीज़ को महीने में ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है ताकि मैं उसको अपना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा सकूँ। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कल हम ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे, आज हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, क्लाइंट हैड अ सीरियस हेड इंजरी विद इंक्रीज्ड ICP टू बी डिस्चार्ज टू द रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिहैबिलिटेशन आउटकम वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द क्लाइंट विल। तो एक बहुत सीरियस हेड इंजरी वाला पेशेंट था और उसका इंक्रीज था इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अब उसको हमने डिस्चार्ज किया है और उसे हम रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी वालों के पास भेज रहे हैं जहाँ पे वो रिहैबिलिटेट होगा। तो ऐसा कौन सा आउटकम आएगा इस इंजरी के बाद जो पेशेंट जो है रिहैबिलिटेशन वाली जगह जाके हमें शो करेगा। क्या पेशेंट शो करेगा? एग्जिबिट नो फर्दर एपिसोड ऑफ शॉर्ट मेमोरी लॉस, बी एबल टू रिटर्न टू हिज कंस्ट्रक्शन जॉब इन 3 weeks, actively participate in a rehabilitation process as appropriate, being emotionally stable and display free injury personality। So देखो वो पेशेंट जो है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इन रिहैबिलिटेशन प्रोसेस एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि देखो पहली बात तो इस पेशेंट में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला तो कुछ हमें बताया नहीं गया है, कौन सा कोई डिसीज़ कंडीशन दी है, जस्ट हेड इंजरी के बारे में बताया गया है। दूसरा, अगर उसको हेड इंजरी हुई है तो एटलीस्ट 1 to 3 months लगेंगे उसे ठीक होने में। सो अब वो अपनी जॉब पे तो नहीं जा सकता, सो 3 weeks की जॉब पे तो वो नहीं जा सकता। इमोशनली स्टेबल एंड डिस्प्ले फ्री इंजरी पर्सनालिटी, नो, ये तो इससे कोई रिलेट ही नहीं कर रहा। डिस्प्ले फ्री इंजरी पर्सनालिटी तो वो ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में अप्रोप्रिएटली, तभी वो प्रॉपरली जो है अपनी इंजरी से रिकवर हो पाएगा, अपने वर्क को ज्वाइन कर पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं BFUHS में। इन द प्लानिंग द केयर फॉर अ क्लाइंट हु हैड अ पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राडिक्टेड व्हेन पोजीशनिंग द क्लाइंट। तो एक पेशेंट है, उसके पोस्टीरियर फोसा क्रेनियोटमी हुई है, तो कौन सी जो पोजीशन है वो कॉन्ट्राडिक्टेड होती है इस पेशेंट में? कीपिंग द पेशेंट फ्लैट ऑन वन साइड और द अदर, elevating the head of the bed by 30 degree, log rolling or turning as a unit when turning, keeping the neck in a neutral। सो देखो, अगर किसी की क्रेनियोटमी हुई है तो हम कभी भी उस पेशेंट का बेड जो है वो एलिवेट नहीं करते, ठीक है, उसमें हम कभी भी एलिवेट नहीं करते हेड ऑफ द बेड बाय 30 डिग्री ऑफ एंगल, बिकॉज देखो अगर हम उसका बेड एलिवेट कर देंगे और उसकी क्रेनियोटमी हुई है तो उसके जो ब्रेन की है वो क्या हो सकती है, हर्निएशन हो सकती है ऑफ द ब्रेन डाउन, कहाँ पे, ब्रेन स्टेम के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के डाउनवर्ड ऑन टू द, उसके ऊपर हर्निएशन हो सकती है ब्रेन की। अगर हम हेड ऑफ द बेड 30 डिग्री पे टर्न करेंगे विद द हेड टर्न वन साइड ऑपोजिट टू द इंसिजन, सो तो कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं है, बिकॉज इससे क्या होगा, ICP जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। कैसे? अगर हमने उसका हेड जो है उसको हमने 30 डिग्री पे लेटाया, उसके बाद हमने उसको, उसका जो फेस है वो साइड पे किया ऑपोजिट टू द इंसीजन साइड, तो उसको ये दिक्कत नहीं होगी। पर अगर हम इसका हेड, बेड ऑफ द हेड एलिवेट कर रहे हैं तो उसको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है, अ पेशेंट इज इन योर वार्ड डेवलप अ जर्नलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, द अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन
नर्स टेक इज़, सो यहाँ पे नर्स आएगा, तो कौन सा इमीडिएट एक्शन लेगी जब किसी पेशेंट को जर्नलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं? रिस्ट्रेन द पेशेंट्स आर्म्स एंड लेग टू प्रिवेंट इंजरी, इंसर्ट अ स्पून इज द माउथ टू प्रिवेंट टंग बाइट, टर्न द पेशेंट ऑन द साइड, पिंच द पेशेंट नोज टू स्टॉप सीजर। सो देखो, सबसे पहले तो कभी भी पेशेंट को रिस्ट्रेन नहीं करना, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्चर्स आ रहे होती हैं उस टाइम, तो उसको बहुत इंजरी हो सकती है। उसके बाद अगर तुम उसके मुंह के अंदर स्पून इंसर्ट कर दोगे ना, तो वो स्पून को तोड़ देगा या फिर कुछ एस्पिरेशन कर लेगा, या फिर उसके जो मैंडिबल और मैक्सिलरी है वो टूट सकती है बोन। नोज़ को पिंच करके उसका एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, पर ऐसे सीजर्स नहीं रुकते। बोलते हैं मिथ्स हैं, बट इट इज़ नॉट हैपेंड लाइक दैट। सो हम क्या करेंगे, उसको एक साइड पे टर्न कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी एस्पिरेशन रुक जाएगी। सो देखो, हमेशा जो ऑप्शंस है ना, वो आपके हिसाब से नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। सो हमें वही ऑप्शन ठीक करना है जो कि ऑप्शंस हमें मिले हैं। और अगर अब तुम कहो कि यहाँ पे हमें इंजरी प्रिवेंट करनी है, तो हम तो इंजरी प्रिवेंट करके देख के ही टिक कर देंगे। नो, उसके साथ पढ़ो भी साथ में क्या लिखा है, ठीक है। जो ऑप्शन होगा उसी के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फीमेल क्लाइंट हैज़ ए टॉनिक क्लॉनिक सीजर, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन गिवन ड्यूरिंग द टॉनिक क्लॉनिक स्टेज ऑफ सीजर? तो कौन सी इंटरवेंशन देते हैं जब किसी को टॉनिक क्लॉनिक सीजर आते हैं? कॉल करते हैं एडिशनल हेल्प के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से, इस्टेब्लिश अ पेटेंट एयरवे, टर्न हर ऑन हर साइड। सो देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरवे एंड इंजरी वाला। तो जब भी किसी भी सीजर वाले पेशेंट का तुम्हें ऐसा सिंपल सीधा पूछ ले कि तुम्हें क्या करना है, तो ऑलवेज गो फॉर इंजरी, ठीक है। क्योंकि सीजर वाले पेशेंट में इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। उसको सबसे पहले इंजरी से प्रिवेंट करना है, फिर उसका एयरवे एंड सर्कुलेशन देखना है, फिर उसको एक साइड पे करना है, ठीक है। क्योंकि जब तुम एयरवे एंड सर्कुलेशन देखोगे तो उसमें एस्पिरेशन भी प्रिवेंट करोगे ना, तो तुम साथ के साथ उसे पोजीशनिंग दे दोगे। सबसे पहले बेड रेल्स को ऊपर करो, उसको प्रिवेंट करो इंजरी से, उसके सराउंडिंग पे जितने भी हज़ार्ड आइटम्स हैं उनको साइड करो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं पूछ लेंगे हज़ार्ड आइटम साइड करो, ऑप्शन में लिख देंगे, कहीं पे लिख देंगे बेड रेल्स ऊपर करो, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से ट्रिक्स समझ के, ठीक है। इसलिए अगर आप असिस्टेंस में पढ़ते हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है। उससे क्या होता है कि आप जो हो कि ना काफ़ी नई ट्रिक्स के बारे में सीखते हो, काफ़ी कुछ सीखते हो। अब काफ़ी एमसीक्यूज़ उस पीडीएफ्स में ऐसे हैं कि जो आपको रैशनल के साथ मिल रहे हैं, और रैशनल इतना सिंपल लैंग्वेज में है कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो सकता है। तो इसलिए ये वीडियोस देखना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर मैं एक वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकती, बहुत क्वेश्चंस है बच्चों। इससे अच्छा है कि आप एक पीडीएफ सेक्शन ले लो, जिससे आप रोज़ सॉल्व करो, ये टॉपिक भी पढ़ो, उसके साथ 15 क्वेश्चन और कर लिए, रोज़ अपने प्रैक्टिस करते रहे। एक दिन पीडीएफ किया, नहीं क्लियर हो रहा, दूसरे दिन फिर उसको किया, तीसरे दिन फिर उसको किया, क्योंकि घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अडल्ट एडमिट विद अ डायग्नोज ऑफ ब्रेन ट्यूमर, शॉर्टली आफ्टर हर एडमिशन द क्लाइंट सफर अ सीजर, द नर्स इनिशियल इंटरवेंशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स। तो एक नर्स है, केयर कर रही है अडल्ट की जो कि डायग्नोज हुआ है ब्रेन ट्यूमर से, ठीक है। कुछ ही समय के बाद उसकी एडमिशन के उसको सीजर्स हो गए हैं, और नर्स का इनिशियल इंटरवेंशन क्या रहेगा? करेगी सीजर को, प्रोटेक्ट करेगी क्लाइंट को, रीस्टेन करेगी क्लाइंट को, या फिर रिड्यूस करेगी सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन। सो ऑब्वियसली अब फिर सीजर का क्वेश्चन है, तो हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हो, सीजर के हमने 2-3 क्वेश्चन किए, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, और आंसर ऐसा कि हम सोच भी नहीं सकते कि इन ऑप्शंस में क्या क्या आएगा। आंखें बंद की, सीजर का क्वेश्चन आया, सबसे पहले उसे इंजरी से प्रिवेंट करो, प्रोटेक्ट करो, हज़ार्ड आइटम्स आगे साइड करो, यही 4-5 लाइनें आती हैं। बेड रेल्स ऊपर करो, ये सब चीज़ें ही आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द राइट साइड सेरेब्रल वीनस एक्सीडेंट, व्हाट एक्टिविटी इज टू बी इंक्लूडेड इन अ केयर ऑफ द पेशेंट? तो एक पेशेंट आया है CVA का, सेरेब्रल वीनस एक्सीडेंट, ठीक, वास्कुलर आएगा, सॉरी, यहाँ पे एक्सीडेंट का, उसका राइट साइड का सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है। तो कौन सी केयर इंक्लूड करनी है क्लाइंट के? पैसिव ROM एक्सरसाइज टू द अफेक्टेड साइड, एक्टिव अनअफेक्टेड साइड, प्लेस फूड ऑन अफेक्टेड साइड ऑफ द क्लाइंट माउथ, हॉट पैक टू द राइट लेग टू डिक्रीज मसल स्पाजम,
टर्न एवरी 2 आवर एंड मेंटेन पोजीशन एट द राइट साइड फॉर 2 आवर्स। सो देखो इस पेशेंट में क्या होता है, जो राइट साइड का सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट होता है उसमें जो पेशेंट की अफेक्टेड साइड है उसको हम ROM में लेके आते हैं, ताकि उसको रेंज ऑफ मोशन कराते हैं, ताकि जो उसकी अनअफेक्टेड साइड है, ठीक है, वो भी एक्टिव रहे और जो उसकी अफेक्टेड साइड है वो भी एक्टिव रहे। तो हम उस पेशेंट को क्या कराएंगे, एक्टिव ROM एक्सरसाइज कराएंगे टू द अफेक्टेड साइड, एक्टिव ऑन द अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्डरली क्लाइंट हैड अ पोस्टीरियर पैकिंग इंसर्टेड टू द control a severe nosebleed. After insertion of the packing, the client should be closely monitored for which of the following complication. तो एक elderly client है, उसको हम उसकी बहुत severe nose bleeding हो रही थी, इसलिए हमने उसके अंदर एक पैकिंग डाल ली। तो आफ्टर इंसर्शन जब हमने पैकिंग को डाल दी तो हम उसके बाद क्या क्लोजली मॉनिटर करेंगे, वर्टाइगो, बेल्स पाल्सी, हाइपोवेंटिलेशन या फिर लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। तो देखो जब आप उसकी पैकिंग डाल दोगे ना, वो पैकिंग वहाँ पे क्या क्रिएट कर सकती है, हाइपोवेंटिलेशन। जो पेशेंट है हाइपोवेंटिलेटेड हो सकता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, वर्टाइगो नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेन का रोल नहीं है। बेल्स पाल्सी तो किसको बोलते हैं, फेशियल नर्व, फेशियल क्रेनियल नर्व की अगर पाल से हो जाए, उसमें डिफेक्ट हो जाए, इंजरी हो जाए। लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स भी नहीं है। अगर हम उस पेशेंट को पैकिंग डाल रहे हैं तो हमें उसे हाइपोवेंटिलेशन के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse is identified a priority nursing diagnosis of anxiety related to surgery of 4-year-old preparing for a tonsillectomy. The nurse should tell the child, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे BFUHS के एग्ज़ाम में, कि नर्स बच्चे से क्या रिप्लाई करेगी, मदर से क्या रिप्लाई करेगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपने। ऐसा क्वेश्चन है, 4 इयर्स का बच्चा है, ठीक है, उसकी टॉन्सिलेक्टमी होने वाली है, तो वो उसको एंग्जाइटी हो रही है बच्चे को, तो नर्स क्या बताएगी बच्चे को। तो हमारे पास ऑप्शन है, यू वोंट बी हैव सो मेनी सॉर थ्रोट्स आफ्टर योर टॉन्सिल्स आर रिमूव्ड, द डॉक्टर विल पुट यू टू द स्लीप सो यू आंट फील एनीथिंग, डोंट फील एनीथिंग, शो मी हाउ टू गिव द डॉल एंड IV, व्हेन इट इज़ डन यू विल गेट टू सी योर मॉमी एंड गेट अ पॉप्सिल्स। तो देखो अगर बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है, बच्चा कितने साल का है, 4 साल का, अगर तुम उसको ऐसे बोलोगे कि तुम्हारे टाउंसिल्स को हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो डर जाएगा। कौन से वर्ड को सुन के, रिमूव करके, कि रिमूव कर रहे हैं मतलब कि मेरे को भाई कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर डालेंगे और निकालेंगे, बिकॉज वो जो टॉडलर्स होते हैं 3 to 5 वाले बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है, रोने लगेगा वो और एंग्जाइटी में जाएगा। अगर उसको कहेंगे पुट यू ऑन अ स्लीप, पुट यू ऑन अ स्लीप मतलब कि तुम्हें सुलाएंगे, इट मीन्स ज़बरदस्ती। तो टॉडलर्स तो कभी भी ज़बरदस्ती सहन नहीं करते, ठीक है। उसके बाद कह रही है IV यूज़ कर रही है, ऐसा वर्ड यूज़ कर रही है कि उसको पता चलेगा मुझे इंजेक्शन लगने वाला है, तो इससे भी बच्चा डर जाएगा। तो हम उसको सिंपल बोलेंगे कि जब तुम्हारा ये हो जाएगा ना, तुम अपनी मम्मी और पॉप्सिल्स को खा सकते हो, तुम्हें पॉप्सिल्स भी मिलेंगे और तुम अपनी मम्मी को भी देख सकते हो। सो ये होती है ट्रिक्स कि कौन से साल का बच्चा है, कैसा बिहेव करेगा, उसके सामने क्या बोलना है नर्स ने, तो ऐसे रिस्पॉन्स करना है नर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 21-year-old primary gravida client at 40 week of gestation is admitted to the hospital in active labor. The client's cervix is 8 cm, completely efficient at 0 station. During the transition phase of labor, which of the following is a nursing priority? तो एक 21 ईयर की प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट आई है, 40 वीक्स की उसकी गेस्टेशन है, एक्टिव लेबर में आई है, उसका सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेट है और 0 स्टेशन पे एफिशिएंट है। तो इस स्टेज पे कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी होगी? तो हमारे पास ऑप्शंस है, impaired urinary elimination, eliminated to nothing by mouth status, risk for injury related to hyperventilation and dizziness, ineffective coping related to lack of confidence, पेन रिलेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन से स्टेज में आई है? एक्टिव लेबर में, मतलब उसकी जो भाई पेन है वो इंक्रीज हो रही है। अब जब हमने लैट के बारे में पढ़ा था, लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन में तो उसको कॉन्ट्रैक्शन 2-2 मिनट बाद आ रही थी, 1-1 मिनट बाद आ रही थी, इट मीन्स उसको पेन होने वाली है अब बहुत ज़्यादा। तो इसका जो नर्सिंग प्रायोरिटी होगा दैट इज़ पेन रिलेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब जिसको लैट के बारे में पता है उसको पता ही है कि अब कॉन्ट्रैक्शंस की इंटेंसिटी इंक्रीज होने वाली है। एक्टिव फेज में तो बहुत इंक्रीज हो जाती है, एक्टिव में तो वो 3-5 मिनट के बाद आती है एक कॉन्ट्रैक्शन, पर लेटेंट में और फ्रीक्वेंट आती है, 1-1 मिनट बाद आती है।
तो जो नर्सिंग डायग्नोज होगा वो होगा पेन रिलेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस ही करेंगे हम। तो अगर आप मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो आप वो रोज़ प्रैक्टिस कर पाओगे क्योंकि अब तो टाइम भी कम हो रह गया है। सो ओनली फॉर 199, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सो यू कैन बाई इट फ्रॉम मी, कमेंट सेक्शन में लिख के। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस लेके आती हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किए करा करें, और जिससे सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है उसको बहुत बहुत थैंक यू। सो एंड शेयर करिए इन वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।